नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास बीए सेकंड सेमेस्टर में यूनिट नंबर 2 चल रही थी आप लोगों की, और क्लास संख्या 1 हो चुकी थी। क्लास संख्या 2 आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्रमुख गणराज्य के बारे में देखेंगे और प्रमुख गणराज्यों का जो शासन व्यवस्था रही है कुछ उसके बारे में, और उसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। पतन के जो कारण रहे हैं बेसिकली उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये इकाई संख्या 2 की दूसरी क्लास होगी। इससे पहले की क्लास कौन सी थी बेटा? इससे पहले की क्लास थी वो थी आपकी 16 महाजनपदों का परिचय। तो मैंने थोड़ा बहुत परिचय आपको दिया था, तो ये आपका हो गया था। और सेकंड क्लास में हम ये देखेंगे, फिर उसके बाद में और भी क्लासेस हैं जो कि जिसको हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, और इन सभी की पीडीएफ जो होगी आपको ग्रुप में मिलेगी, जो इसमें आप जुड़े हुए हैं। बाकी ये क्लास जो है आपको दिख रही होगी। चलें, तो दूसरी क्लास है आपकी यूनिट नंबर 2 की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो गणराज्य रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं? थ्रोलाइट ऑन द रिपब्लिक्स ऑफ 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, इन 16 महाजनपदों के अतिरिक्त अन्य कई स्वतंत्र अथवा अर्ध स्वतंत्र गणतंत्रीय जनपद थे। इनमें से खास करके शाक्य, कोलिय, भग, मौर्य, ये सब अधिक उल्लेखनीय रहे हैं जनपदों में। ठीक है, सॉरी, तो 16 महाजनपदों के अतिरिक्त जो अर्ध स्वतंत्र गणतंत्री जनपद रहे हैं, गणतंत्र वाले शासन रहे हैं लेकिन ये अर्ध स्वतंत्र रहे हैं, ये किसी महाजनपदों के अंतर्गत ही काम कर रहे थे। उनमें आपके शाक्य जनपद, कोलिय जनपद, भग्ग जनपद, मौर्य जनपद, ठीक है, ये सब काम कर रहे थे। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। तो यही थे आपके गणराज्य, जो कि एक प्रकार से गणराज्य था। गणराज्य का मतलब ये होता है कि जहाँ का राजा जो होता है उसका चुनाव हो। ठीक है, वो एक प्रकार से राजा का बच्चा राजा ना बने, ऐसी व्यवस्था। देखिए, शाक्य जनपद, शाक्य अपने को इक्ष्वाकु वंश का मानते थे। इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय होते हैं। इक्ष्वाकु वंश जो है ये क्षत्रियों का वंश था। इसी इक्ष्वाकु वंश से आप देखते हैं राम वगैरह जो है, राम जी जो हैं या दशरथ वगैरह इक्ष्वाकु वंश के ही थे। कौशल लोगों से उनका संबंध था, यानी शाक्य महाजनपद, शाक्य जो जनपद था ये कौशल महाजनपद से संबंधित था, उसी के अंतर्गत था। इसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु आपका नाम सुना होगा। तो चूंकि कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती और कपिलवस्तु से थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, तो ये कौशल महाजनपद के ही एक प्रकार से साये में फल फूल रहा था। उसके खंडहर आज भी नेपाल की तराई में खास करके तिलौरा कोट नामक स्थान पर आपको मिलेंगे। जैसे कौशल महाजनपदों के खंडहर आजकल गोंडा में मिल जाते हैं। ठीक है, शाक्यों का महत्व केवल इसलिए अधिक था कि उनके बीच गौतम बुद्ध उत्पन्न हुए थे। ठीक है, शाक्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से उनका अधिक प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध, यानी उसके आप देखते 550 ईसा पूर्व के आसपास कौशल का प्रभुत्व स्वीकार करते हैं। ये कौशलों के अंडर में हो जाते हैं और आगे चल करके विद्रुदभ ने उनका नाश कर दिया। किसका? शाक्यों का। इस तरीके से शाक्य जो गणराज्य था वो समाप्त हो गया। तो ये शाक्य गणराज्य जो था ये इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय अपने आप को मानते थे और कौशल महाजनपद के अधीन काम करते थे। ठीक है, दूसरा जो आपका गणराज्य है बेटा वो गणराज्य है कोलीय गणराज्य। कोलीय गणराज्य की अगर बात करें तो कोलीय गणराज्य जो है ये रामनगर के कोलीय शाक्यों के पड़ोसी थे। उनका राज्य रोहिणी नदी के दूसरी पार स्थित था। नदी के जल के लिए उनके तथा शाक्यों के बीच में लगातार झगड़े चलते रहते थे। कोलियों का शाक्यों से रक्त का संबंध था, यानी ये एक प्रकार से खूनी रिश्ता था इन लोगों का, मतलब कि भाई भाई टाइप के, इस टाइप के थे। ठीक है, शाक्य और कोलिय। तीसरा जो आपका ये है भाई, कोलिय के बाद में तीसरा गणराज्य है वो है भग्ग गणराज्य। भग्गों का जन्म भी पुराना था। ऐतरेय ब्राह्मण नाम के ग्रंथ में भारगायण नाम के राजा का उल्लेख किया गया है और भग्गों का वत्सों के से निकट संबंध है, यानी वत्स जो महाजनपद है, वत्स महाजनपद के अधीन या उसी से संबंधित रहा जो भग्ग गणराज्य है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कि भग्ग गणराज्य किस महाजनपद के अधीन आता है, तो वत्स महाजनपद के अधीन आता है। इसके अलावा मौर्य, मौर्य जो गणराज्य है इसकी अगर बात की है तो इस जन का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विशेष महत्व नहीं था, लेकिन आगे चल करके इतिहास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मौर्य लोगों ने।
मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये इसी जन का एक भाग था, यानी मौर्य जो गणराज्य था इसी का एक बच्चा था। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्यों की राजधानी जो थी वो पिप्पलीवन थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। पांचवा जो गणराज्य आता है वो गणराज्य है लिच्छवी गणराज्य। ये बड़ा फेमस गणराज्य है लिच्छवी गणराज्य, और ये आप देखते हैं कि ये एक संघ भी था। यह गणराज्य उत्तरी बिहार में स्थित था और इसकी राजधानी वैशाली, आधुनिक में जिसको मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरनगर जो जिला है बिहार का, उसका जो बासाड़ नामक स्थान है वहीं पर स्थित थी इसकी राजधानी वैशाली, लिच्छवी गणराज्य की। और सबसे फेमस गणराज्यों में से एक है। यह अपने सार्वजनिक भवनों, विशाल राजप्रासादों, बिहारों के लिए, चैत्यों के लिए प्रसिद्ध है, चूँकि यहाँ पर तमाम बिहार बनवाए गए, इस समय में चैत्य बनवाए गए, तमाम विशाल राजप्रसाद बनवाए गए, तमाम भवन बनवाए गए जो सार्वजनिक थे। छठा जो एक प्रकार से आपका गणराज्य है वो है पावा के मल्ल। वे वशिष्ठ गोत्र के क्षत्रिय थे। ठीक है, कनिंघम के अनुसार पावा के मल्ल आधुनिक पड़रौना में बसे थे। यहाँ पर महावीर जैन का देहावसान जहाँ पर हुआ था वहीं पर एक प्रकार से ये लोग बसे थे। ठीक है, इसके अलावा कुशीनगर के जो मल्ल थे इनकी अगर बात की तो ये भी एक गणराज्य में थे शामिल। वर्तमान कसिया ही बौद्धकालीन कुशीनगर था। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को परिनिर्माण प्राप्त हुआ था, इसीलिए फेमस है ये नगर। मिथिला के विदेह, यह एक प्रमुख व्यापारिक नगर था मिथिला, और इस गणराज्य में आधुनिक भागलपुर का जिला जो है और दरभंगा जिला बिहार का आता है। ठीक है, मिथिला में, मतलब मिथिला के जो विदेह हैं वहीं पर रहते थे। बुली के अलकप की अगर बात की है तो इस गणराज्य की बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है, और यह गणराज्य खास करके वंठद्वीप राज्य के पास मुजफ्फरपुर और शाहबाद के बीच में स्थित था। ठीक है, ऐसे ही आपका केसपुत के कालाम, कुछ मतलब ये सब है इंपॉर्टेंट नहीं उतने, लेकिन हाँ जानकारी के लिए आप जान लीजिए। केसपुत के कालाम, इस गणराज्य की स्थिति के विषय में कोई प्रमाणिक जानकारी इतिहासकारों के पास नहीं है। वैदिक साहित्य में कुछ संकेत जरूर मिलता है कि इसका राज्य जो था, ये राज्य जो केसपुत के जो कलाम थे, इनका राज्य गंगा और यमुना के दुआब का जो क्षेत्र था, गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है उसी को दुआब कहते हैं। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि को दुआब ही कहा जाता है, चाहे गंगा यमुना के बीच की हो या ब्रह्मपुत्रा के बीच की या किसी के बीच की, किसी दो नदियों के बीच के एरिया को दुआब का क्षेत्र कहते हैं। ये उपजाऊ क्षेत्र होता है, किंतु इसको भी पूर्ण सही नहीं माना जा सकता, केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि ये यहाँ पर रहे होंगे। राजबली पांडे के इतिहासकार हैं, कहते हैं कि यह राज्य कौशल पश्चिम में स्थित था। ठीक है, कौशल के पश्चिम में, कौशल राज्य यानी जो गोंडा, श्रावस्ती और अयोध्या, इसके पश्चिम में स्थित था। ठीक है, तो इस तरीके से ये था आपके कुछ गणराज्यों के बारे में मैंने आपको बताया। गणराज्यों के शासन प्रणाली की विवेचना थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिपब्लिक्स। देखिए, बौद्ध साहित्य की अगर बात करें तो केवल कपिल वस्तु के शाक्यों और बज्जी संघ के संविधानों के विषय में जानकारी आपको बौद्ध साहित्य में मिलेगी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अन्य गणराज्यों की भी शासन प्रणाली लगभग वैसी ही रही होगी जैसे इनकी शासन प्रणाली रही है, खास करके बज्जी संघ की और कपिल वस्तु की। ठीक है, चूंकि गणराज्यों की जो विशेषता होगी वो वही होगी जो उन लोगों की होगी। ठीक है, पहली बात, गणराज्य का प्रमुख तथा परिषद। तो ये गणराज्य एक प्रमुख होता था जो संभवतः 10 वर्ष के लिए चुना जाता था। गणराज्य, राज्य की कार्यकारी शक्ति उसी के हाथों में, गणराज्य के हाथों में निहित होती थी। राज्य की सर्वोच्च सत्ता एक निर्वाचित संस्था के हाथों में होती थी जो परिषद कहलाती थी। जो परिषद होती थी, परिषद का मुखिया जो होता था वही मालिक होता था। परिषद का चुनाव कैसा होता था यह कहना कठिन है, चूंकि इसके बारे में जानकारी विधिवत नहीं मिली है, और ना ही यही कहा जा सकता है कि सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता था। ठीक है, परिषद के सदस्यों की संख्या काफ़ी बड़ी होती थी, और कहा जाता है कि लिच्छवियों की परिषद में लगभग 7,707 सदस्य हुआ करते थे। एक परिषद में लगभग 7,500 से ऊपर, यानी 7,707 व्यक्ति एक परिषद में होते थे, और यही परिषद जो होती थी वो शासन व्यवस्था देखती थी। इस परिषद में मुखिया भी होते थे, 2-4 प्रमुख होते थे। राज्य का प्रमुख तथा परिषद के सदस्य सभी राजा कहलाते थे। परिषद के सभी सदस्य राजा कहलाते थे, और जो प्रमुख होता था परिषद का, वो भी एक प्रकार से उतनी ही पावर रखता था। बुद्ध के पिता काफ़ी समय तक राजा रहे थे। ठीक है, बुद्ध, महात्मा बुद्ध के पिताजी जो थे वो काफ़ी समय तक राजा रहे थे, तो इसी प्रकार के गणराज्य के राजा थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो न्याय व्यवस्था में इनके था, तो परिषद हो गया, प्रमुख हो गया, क्या क्या कैसे होते थे। न्याय व्यवस्था और दंड विधान कैसा था इसको जानते हैं गणराज्यों का। देखिए, गणराज्यों की जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था भी सुविकसित थी, ठीक ठाक थी।
दंड विधान लिखित था, यानी दंड विधान यानी दंड कैसे दिया जाएगा ये लिखा पढ़ा था पहले से कि भाई फलाने कार्य के लिए फला दंड दिया जाएगा। ठीक है। न्याय करने के लिए कई प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे, अलग अलग दंड के लिए अलग अलग न्यायालय, अलग अलग जो है कार्य के लिए अलग अलग न्यायालय होते थे। आपराधिक यानी फौजदारी तथा व्यवहारिक यानी दीवानी के मुकदमों का अलग अलग न्यायालय में फैसला होता था। जो दीवानी मामले हैं, जो व्यवहारिक मामले हैं, उनका व्यवहारिक न्यायालय में होता था, और जो आपराधिक यानी फौजदारी वाले मामले हैं उनका फौजदारी न्यायालय में मुकदमा सुना जाता था। सबसे ऊपर अपीलीय न्यायालय होता था। न्यायालय की कार्य प्रणाली भी सुनिश्चित थी। लिच्छवियों की न्याय व्यवस्था विचित्र थी। कहा जाता है कि न्याय प्रशासन के लिए 8 नियमित न्यायालयों की एक श्रृंखला थी, एक सीरीज थी। किसी अभियुक्त को या किसी व्यक्ति को तभी दंड दिया जा सकता था जबकि सभी 8 न्यायालय उसे अपराधी तथा दंड का भागी ठहराते हैं। अगर 8 में से किसी ने भी उसको दोषी नहीं ठहराया तो वो एक प्रकार से दोषी नहीं माना जाता था। ठीक है। यदि एक भी न्यायालय उसे छोड़ देता था तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता था। इससे स्पष्ट है कि न्याय जो होता था वह बच्चों को मिलता था, लोगों को मिलता था। इससे स्पष्ट है कि इन गणराज्यों में नागरिक की स्वतंत्रता के विषय में ऐसा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण प्रचलित था जिसका समानांतर उदाहरण विश्व के इतिहास में संभवतः और कहीं पर नहीं मिलेगा कि भाई 8 न्यायालय में आपको एक प्रकार से दंड सिद्ध करना पड़ता था कि भाई फला व्यक्ति ने दंड किया है, और ऐसे में दंड जो होता था वो बहुत सारे अपराधियों को भी नहीं मिल पाता था। ठीक है। इसी पैटर्न पर आज का भारतीय संविधान क्या कहता है कि चाहे 10 जो है 10 क्या नाम है 10 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसी पैटर्न पर आगे चल करके अपना भी चीज़ें बनी हैं। तो कहीं ना कहीं पे लोकतांत्रिक व्यवस्था भी थी, लोगों को स्वतंत्रता थी, लोग अच्छे तरीके से जीवन यापन करते थे। तीसरी बात, स्थानीय संस्थाएं कुछ थीं जो कि काम कर रही थी। नगरों में स्थानीय संस्थाएं भी होती थीं। आधुनिक नगर पालिकाओं की तरह जैसे आजकल नगर पालिकाएं हैं, ऐसे ही स्थानीय संस्थाएं थीं जो नगरों में काम किया करती थीं। वहाँ एक परिषद होती थी। उस परिषद में विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों के प्रतिनिधि शामिल हुआ करते थे, यानी अलग व्यवसाय के, किसी व्यवसाय के मुखिया के और फलाने व्यवसाय के मुखिया वाला अलग अलग व्यवसाय के मुखिया शामिल थे। स्थानीय महत्व के सभी विषय इन्हीं संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र के विषय में थे। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक ग्राम पंचायत की तरह स्थानीय परिषदें भी होती थीं। ये परिषदें अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होती थीं, लेकिन इनके उचित कार्य संचालन के लिए केंद्रीय सरकार का इन पर सब कुछ मतलब इन पर कुछ ना कुछ नियंत्रण अवश्य ही था रहा होगा। और इस तरीके से स्थानीय संस्थाएं जो थी बेटा वह एक प्रकार से ये काम करती थी। ठीक है। तो ये था कुछ उनकी शासन व्यवस्था किस तरीके से थी। अब थोड़ा सा गणराज्यों का पतन कैसे हुआ और उसके लिए जो उत्तरदायी कारण रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। डिस्कस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ रिपब्लिक। देखिए ईस्वी सन की 3री और 4थी सदी तक ये गणराज्य प्रायः लुप्त हो गए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, और ये 4थी या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यानी 200-300 साल के बीच में आप देखते हैं लगभग में खत्म हो चुके थे। पर पार्श्ववर्ती विशाल राजतंत्रों या महत्वाकांक्षी राजतंत्रों ने उन्हें अपनी सीमाओं में समेट लिया था। राजतंत्र हावी हो गया था और ये गणराज्य जो थे वो दब गए थे। 400 ईस्वी तक लगभग सभी गणराज्यों का अस्तित्व जो था समाप्त हो गया था। इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण तो ये था बेटा कि पारस्परिक ईर्षा द्वेष आपस में गणराज्यों में बना हुआ था। एक गणराज्य दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। ऐसे में राजतंत्र वाले जो थे, चूंकि गणराज्य में राजा थोड़ा सा उतना पावरफुल नहीं होता जितना एक राजतंत्र में होता है। ठीक है। तो ईर्षा द्वेष पहले रीडिंग लिखेंगे। गणराज्यों में पारस्परिक राजनीतिक ईर्षा द्वेष बहुत अधिक मात्रा में था और इसी कारण से उनमें संघर्ष और युद्ध लगातार होते रहते थे गणराज्यों में आपस में। परिणाम स्वरूप उनकी शक्ति लगातार क्षीण होती गई। इसकी वजह से इनका पतन हुआ। दूसरा कारण आप लिखेंगे, दूसरा कारण लिखेंगे सदस्यों में एकता व संगठन का अभाव था। उनकी व्यवस्थापिकाओं या संस्थागारों में दलबंदी अधिक प्रचलित थी। सदस्यों में एकता व संगठन का अभाव था। विभिन्न दलों के नेता और सदस्य गणराज्यों के हितों की अपेक्षा अपने हितों को सर्वोपरि मानते थे। उनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव यानी कि कमी थी, और इस तरीके से सदस्यों में एकता और संगठन का अभाव होने के नाते ये गणराज्य जो है अपने पतन की ओर अग्रसर हो गए। तीसरा कारण, नवीन राज्यों का उत्कर्ष और संघर्ष उनसे लगातार चलता रहा। 4वीं सदी के पश्चात भारत देश की राजनीति में प्रजातंत्रात्मक विधान का स्थान तलवार ने ग्रहण कर लिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस शासन होने लगी। इस टाइप की मुहावरे को आगे बढ़ाने लगे। राष्ट्रीयता के जीवन का स्थान स्थानीयता ने ले लिया। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित सर्वोपरि हो गया।
लोग अपने अपने राज्य को सीमा बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए थे। स्थान स्थान पर नवीन राज्य स्थापित हो रहे थे लगातार। इन शक्तियों में अपने अस्तित्व की दृढ़ता और राज्य विस्तार के लिए रक्त रंजित संघर्ष शुरू हो गए। उनमें राजनीतिक चेतना के कारण गणराज्य समाप्त हो गए तथा राजपक्ष शक्तिशाली बनता चला गया और इस तरीके से गणराज्यों का जो कुछ बचे थे उनका पतन हो गया। चौथी बात, ये चौथा कारण ये था कि गणराज्यों की प्रजा वत्सलता। क्योंकि गणराज्य जो थे प्रजा के लिए बहुत काम करते थे, प्रजा को अच्छे दिखाने के लिए, प्रजा को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करते थे। मगध, अवंती और कौशल आदि ऐसे विशाल राज्यों की उत्पत्ति हो रही थी जिनमें राजतंत्र अधिक लोकप्रिय हो रहा था। इस समय के राजा गण अपने पौरुष, विजय और प्रजावत्सलता की भावना के कारण से अधिक जनप्रिय हो गए थे। इस समय के प्रजावत्सल राजा देवता के समान माने जाते थे। उनके देवत्व और श्रेष्ठ राजनीतिक आदर्शों ने गणराज्यों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों की अपेक्षा लोगों को अपनी ओर अधिक आकृष्ट किया और इस वजह से आप देखते हैं ये भी एक कारण रहा। इसके अलावा पांचवा कारण ये रहा, सुदृढ़ और सफल राजतंत्र। कालांतर में राजतंत्र के दृढ़ और सफल शासन, प्रबल विदेश नीति, राज्य विस्तार के कारण गणराज्यों की अपेक्षा राजतंत्र अधिक लोकप्रिय हो जाता है और इस तरीके से गणराज्यों का पतन हो जाता है, जो कि राजतंत्र यानी मोनार्की हावी हो जाती है। छठा कारण ये रहा कि गुप्त सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति भी शुरू हो चुकी थी। क्योंकि गुप्त सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति थी, लगातार अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। ऐसे में जो भी गणराज्य अवशिष्ट के रूप में उनके समक्ष आए, कचड़े कूड़े के रूप में उनको अपने मिला लिया, वो भी पराजित हो गए और बढ़ते हुए गुप्त साम्राज्य में विलीन कर लिए गए। इस प्रकार उपयुक्त कारणों से धीरे धीरे प्राचीन भारत के सभी गणराज्य जो है वो लुप्त होते चले गए। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रमुख गणराज्यों के बारे में समझा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य के उत्थान के जो कारण रहे हैं उसके बारे में। मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ, यानी कि थ्रो लाइट ऑन द केसेस ऑफ राइज ऑफ मगध एम्पायर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।